हेलो 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 हेलो। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, मज़े से। और आज की क्लास भाई बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। और अंकित ये फालतू के भाई मैसेज करने बंद कर हमें। और आज की क्लास समझो कि सही मायने में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की है। अभी तक तो हमने फालतू की बातें करी हैं पिछली क्लास में कि मैग्नेट क्या है, उसके दो पोल होते हैं, पोल के नज़दीक ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम कुछ मैग्नेटिक लाइंस खींचते हैं। तो इस तरह की हमने कुछ बातें की पिछली क्लास में कि मैग्नेट नॉर्थ साउथ में रुकेगी, ऐसे ऐसे। आज हम आएंगे काम की बात पे, तो सब बड़े ध्यान से समझेंगे। हम लिखेंगे OERS एक्सपेरिमेंट, ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे आज हम। ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट, ऑस्ट्रेड लिखा था इंग्लिश में से प्रयोग। देखो, एक साइंटिस्ट हुए सर, लेट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे बड़े ध्यान समझना बच्चे, ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट क्या है। इन्होंने पहली बार पता किया, या इन्हें तुक्के से पता चला, कुछ लोग तुक्का भी कहते हैं, पर मैं कहता हूँ तुक्का तो कुछ नहीं है भाई, अगला कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा था, तो तभी इसका तुक्का लगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार इन्होंने कैसे सर्किट जोड़ रखा था, जैसे मान लो ये अपना कोई बच्चे एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक। और यहाँ पे बच्चे मान लो कि बीच में यहाँ पे एक आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक। अब ये स्विच ओपन है, ये आपकी बैटरी है, अब ये मान लो कि बच्चे आपके पास में एक सर्किट था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था, एक मान लो कि इन्होंने ऐसे तार वार एक सर्किट बना रखा है, और एक गलती से या कैसे भी जब वो काम करते थे तो उनके पास कोई कंपास वहीं पर, ये कंपास है, और ये कंपास का आपको बच्चे पता है कि नॉर्थ पोल, ये साउथ। अच्छा, आपको सभी को पता होना चाहिए कि अगर नॉर्थ और साउथ की अगर हम बात करें, यहाँ बड़े ध्यान से देखना, अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें, ये ऊपर बच्चे अगर मैंने नॉर्थ लिया और यहाँ पे लिया मैंने साउथ, तो आपके नॉर्थ की तरफ अगर आपका मुंह है तो राइट हैंड पे दाहिने हाथ पे ईस्ट होगा, और इधर क्या होगा, बाएं हाथ पे वेस्ट। तो अगर मेरी शक्ल नॉर्थ की तरफ है तो दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट है, और इधर क्या बनेगा, वेस्ट बनेगा। तो ये नॉर्थ और ये साउथ। अब ये मान लो कि कोई एक सर्किट बना हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, मान लो कि सर्किट को उन्होंने कुछ काम कर रहे थे वो अपना ऐसे ही कि चलो सर्किट के बारे में कुछ देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे इस स्विच को बच्चे उन्होंने क्लोज किया, स्विच क्लोज कर दिया, तो क्लोज करते बच्चे करंट चलेगी, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, करंट ने चलना शुरू कर दिया। मान लो आई करंट चल रही है, अब ये करंट चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। अब जैसे बच्चे हुआ क्या कि उन्होंने ये अपना यहाँ पे ऐसे की को बंद किया, ये स्विच क्लोज किया, तो करंट ने चलना शुरू कर दिया। जैसे करंट चली, उनका ध्यान गया, बगल में कंपास पड़ी थी, उस कंपास का जो नॉर्थ पोल था वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, वो हिलना शुरू हो गया। उनके दिमाग में अरे क्या हुआ, कहीं आसपास कोई चुंबक पड़ी है क्या। उन्होंने आसपास देखा, कहीं पे कोई मैग्नेट नहीं थी। भाई हम तो यही समझते थे ना कि कंपास क्या होता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक निडल होती है, चुंबकीय सुई, और मैग्नेटिक निडल चुंबकीय सुई कहाँ हिलेगी, किसी चुंबक के आसपास। भाई चुंबक के आसपास एक फील्ड होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। किसी मैग्नेट के पास अगर दूसरी मैग्नेट आ जाए तभी तो उनके बीच में फोर्स लगेगा। अब ये मैग्नेटिक निडल रखी थी, अब इसके अंदर की सुई ने हिलना शुरू किया। तो उन्होंने सोचा कि भाई ये सुई हिल रही है यार, कोई मैग्नेट वैग्नेट रखेगा यहाँ पे, ऐसा ना हो कि लगातार ये ऐसे कुछ ये डिफ्लेक्शन आए इसमें और ये फालतू में खराब हो जाए। उन्होंने देखा, ऐसे ढूंढा, तो उन्हें कोई चुंबक नहीं मिली। तो जैसे उन्हें कोई चुंबक नहीं मिली, अब उन्होंने भाई कंपास किसका बना होता है, कंपास में मैग्नेटिक निडल होती है,
बस वो एक डब्बी के अंदर बंद होती है, वही होता है कंपास। और किसका बना होगा कंपास? पिछली क्लास में नहीं पढ़ा तुमने? पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि हमारे पास एक बार मैग्नेट होती है, बार मैग्नेट जो बिल्कुल एक छड़ की तरह होती है, पतला सा बार मैग्नेट होता है मैग्नेटिक निडल, और मैग्नेटिक निडल लगा होता है किसके अंदर? होता है डब्बी के अंदर, उसे हम बोल देते हैं कंपास। तो जैसे ही ये कंपास के अंदर की सुई हुई हिली, अब उन्होंने मैग्नेट ढूंढी, मैग्नेट तो उन्हें मिली नहीं। फिर उनके दिमाग में क्या आया कि एक काम करते हैं, ये जो जब मैंने इसके अंदर ये स्विच क्लोज किया था, करंट ने चलना शुरू किया था, तब इसने सुई ने हिलना शुरू किया कंपास के अंदर की। एक काम करते हैं, इस स्विच को दोबारा ओपन करते हैं। उन्होंने बच्चे स्विच को ओपन किया, तो जैसे उन्होंने स्विच ओपन किया, ओपन करते ही ये फिर से वहीं के वहीं पे आ गई, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही। उन्होंने फिर से इसे क्लोज किया, क्लोज करते ही फिर से इसने हिलना शुरू कर दिया। अब उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर ये मैग्नेटिक कंपास मतलब मैग्नेटिक समझ लो, मैग्नेटिक तो होता है उसके अंदर भी, कंपास के अंदर, मैग्नेटिक कंपास के अंदर होता है पतला सा मैग्नेट। तो उन्होंने कहा कि जब किसी तार में करंट फ्लो करती है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंपास है उसके अंदर की सुई ने हिलना शुरू किया। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, किसी धारावाही चालक के पास में कंपास को रखा जाए, तो कंपास की जो अंदर जो निडल है, मैग्नेटिक निडल जो है, वो क्या करेगी बच्चे? वो मैग्नेटिक निडल क्या करेगी? वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन केवल कहां पर आता है? डिफ्लेक्शन आता है मैग्नेट के पास, मैग्नेटिक फील्ड में। यानी जब किसी तार में करंट चलेगा तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। तो आज से हमें क्या पता चल गया कि करंट जो है वो किसे पैदा कर सकती है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिसिटी से आप मैग्नेटिक इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। यानी आपने पास तो की करंट, और जो काम चुंबक करते हो काम आपको मिल गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम। पोस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है कि if we placed a compass near a current carrying conductor, comma, if we placed a compass near a current carrying conductor, comma, conductor, comma, this compass shows a deflection. From this we can conclude current carrying conductor produce a magnetic field from this we can conclude a current carrying conductor produce a magnetic field around it। हिंदी में लिखेंगे, जब एक धारावाही चालक के पास एक कंपास को रखा जाता है, जब एक धारावाही चालक के पास एक कंपास को रखा जाता है, तो कंपास की चुंबकीय सुई में विक्षेपण देखा जाता है। विक्षेपण यानी कि डिफ्लेक्शन, विक्षेपण देखा जाता है। इस बात से हम यह कह सकते हैं कि कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि कोई धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। तो इस बात को दोबारा समझना, एक तार में करंट है और उस तार में करंट है, उसके पास में अगर मैंने कोई कंपास रख दिया तो कंपास के अंदर क्या होता है बच्चे? एक चुंबक होती है।
जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक निडल, चुंबकीय सुई। तो कंपास के अंदर तो चुंबक है, और जो चुंबक है अंदर वाली उसने डिफ्लेक्शन विक्षेपण शो किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चुंबक तो हमेशा अट्रैक्ट होती है, खिंचती है किसी दूसरे चुंबक की तरफ को, यानी अगर एक चुंबक है उसके पास दूसरी चुंबक लाएंगे तभी तो प्रभाव दिखाई देगा। तो तार में अगर करंट है, अगर उसके आसपास रखी हुई कंपास के अंदर आपको डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वायर में करंट होगी तो अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर देगा। यह है हमारा ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। यानी इससे मैंने क्या कंक्लूड किया कि जब भी किसी तार में करंट होगी तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये जरूरी नहीं कि तार में अगर उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी है तो नहीं होगा, तो तार नंगा है जब भी हो, नहीं, तार बिल्कुल नंगा है चाहे प्लास्टिक है, अगर तार में करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। तो दोबारा सुनेंगे मैंने क्या बोला, व्हेन वी प्लेस्ड ए कंपास नियर ए करंट कैरिंग कंडक्टर कोमा दिस कंपास वाज ए डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। हिंदी में क्या पढ़ा हमने कि जब किसी धारावाही चालक के पास एक कंपास को रखा जाता है तो कंपास के अंदर की सुई विक्षेपण प्रदर्शित करती है। इससे हम यह कह सकते हैं कि धारावाही चालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यानी उसमें फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जो अपने अब वो डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, उसका मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी मैंने केवल एक चीज बताई कि तार में करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कि किसी दूसरे चुंबक को अपनी तरफ उसे हिला दे, आगे पीछे कर दे, वो सारी बातें हम करेंगे बाद में। ठीक है। वो कितना स्ट्रॉन्ग है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, कितनी दूरी पे चुंबक रखी हुई है, बहुत सारे फैक्टर होंगे उसमें। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि अब बच्चे मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो कि ये सर्किट आपका क्लोज है, या फिर एक काम में कर सकते हैं आप पेपर के हिसाब से, अगर आप थोड़ा और बढ़िया करना हो आपको, पहले केस में आप ये दिखा सकते हैं एग्जाम के अंदर कि अभी आपका बच्चे सर्किट ओपन है तो कोई भी डिफ्लेक्शन इसके अंदर नहीं आया। जैसे आप सर्किट को क्लोज करेंगे तो सुई के अंदर डिफ्लेक्शन आएगा। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर ये करंट ऐसे जा रही है नीचे से ऊपर की तरफ को, तो जो मैग्नेटिक निडल है, जो चुंबकीय सुई है, इसका जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ को जाएगा, वो इधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा कि मेरे राइट साइड जाएगा, आपको बताना है। तो इसी का अगर मैं, ये हमारा हो गया सर्किट ए। तो अभी तो बच्चे ओपन है, अगर ये ओपन है तो कोई करंट पास नहीं करेगी इसमें, तो करंट वाला हिस्सा हटा दो आप। अभी तो ये ओपन है, जब ये ओपन होगा तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। ठीक है। आपने फिर बच्चे ये तो आपने लिख दिया ए। एक बना दो यहाँ पे सर्किट बी। मान लो कि आपने कैसे बना दिया, अब आपने बच्चे इस केस में ये स्विच को बच्चे कर दिया क्लोज। तो क्लोज करते ही क्या होगा, यहां से बच्चे करंट चलेगी, इस करंट ने चलना शुरू किया। तो जैसे करंट चलेगी, जो आपने यहां पर ये रख रखी थी ना मैग्नेटिक निडल, ये कंपास रखा हुआ था, इसका नॉर्थ पोल पता है किस तरफ को जाएगा, बताओ इसका नॉर्थ पोल मेरे लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा। अब इस हम जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो इसकी हम डायरेक्शन देखेंगे अब कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। बिल्कुल सही लिखा रोहित राज ने। देखो, अगर बच्चे मान लो जैसे करंट चलना शुरू करेगा तो बच्चे जो कंपास के अंदर की जो सुई है ना, ये आपकी जाएगी लेफ्ट साइड में, यानी कि वेस्ट की तरफ को भागेगी। ये पता कैसे चला, इसकी अभी हम बात करने वाले हैं थोड़ी देर में, इसके बारे में पता कैसे चला, अब उस चीज को हम देखने वाले हैं, उसे ध्यान से समझना। ठीक है। देखो, एक है हमारा स्नो रूल। पहले हम स्नो रूल की बात कर लेते हैं, SNOW। स्नो रूल क्या कहता है हमारे से, हिंदी उसका नाम है स्नो नियम, स्नो रूल। स्नो रूल बच्चे आपसे कह रहा है, पहले ध्यान समझना इस बात को, हाँ रचित रोहित जो भी है, ये स्नो रूल हमारे से कहता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ, सुनो में देखो SNOW, ये कह रहा है अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, दक्षिण से उत्तर की तरफ फ्लो कर रही है करंट, और वायर जो है वायर प्लेस्ड है ओ का मतलब ओवर एंड, अभी पूरा मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा इसकी, अभी मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं कि पहले आप कैसे सीखेंगे फटाफट, कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रही हो और वायर प्लेस्ड हो ओवर द कंपास एंड वायर इज प्लेस्ड over the compass and wire is placed over the compass, then north pole
of compass will deflect towards west। तो देखो स्नो रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी तार में करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रही है, करंट कहां जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, और आपने बच्चे तार को कहां रख दिया, कंपास के ऊपर। ये मान लो कि आपका कंपास है और इसके ऊपर आपने वायर रखा हुआ है, ऐसे वायर। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाए और वायर किसी कंपास के ऊपर रखा हो, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है ना, वो किस तरफ को डिफ्लेक्ट होगा, टूवर्ड्स द वेस्ट डिफ्लेक्ट होगा। तो स्नो रूल से हमें क्या पता चलेगा कि तार में अगर करंट है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, किधर से, साउथ टू नॉर्थ। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है और वायर रखा है किसके ऊपर, कंपास के ऊपर। ओ कम याद रखना, वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, यानी कि कंपास नीचे है, तार ऊपर है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, वरना सारा मामला बदल जाएगा। तो कंपास एरी, आपका तार एरा, इस तार में करंट जा रही है, ये बच्चे कंपास है, तो कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड्स द वेस्ट डिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम एक काम करें, अगर मैं इस चीज में आपको ये बोल दूं कि भाई ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है तार में इधर से इधर की तरफ को, ठीक, और ये जो तार है एक कंपास के ऊपर रखा हुआ है, तो बताओ जो कंपास के सुई है वो किधर को डिफ्लेक्ट होगी, वो नीचे की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी या ऊपर की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी इस वाले केस में, ये बताओ किधर को डिफ्लेक्ट होगी इस वाले केस में। अरे इस वाले केस में बताना कि नीचे की तरफ को जाएगी, ऊपर की तरफ को जाएगी। इस वाले केस में बच्चे इतना हमें टेंशन नहीं लेनी है। इस वाले केस में हम क्या करेंगे, इस वाले केस में हम ये मान लेंगे करंट जा रही है ना ये, तो इस वाले केस में हम ये मान लेंगे कि ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, कि करंट साउथ से नॉर्थ जा रही है। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हो और तार क्या रखा हो बच्चे, कंपास के ऊपर रखा हो, तो कंपास किधर को डिफ्लेक्ट होगी, वेस्ट की तरफ। अब मुझे एक बताओ, अगर ये मेरा नॉर्थ है, अगर मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ हो, तो मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड पे हमारा ईस्ट होगा और इस तरफ क्या होगा, हमारा वेस्ट। तो जो बच्चे सुई होगी वो किधर को तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स द वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ को सुई डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो भी सुई होगी, सब मान लो बीच में थी ऐसे, तो सुई वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी, टुवर्ड्स द वेस्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मान लो पहले ऐसे थी वो सुई, जो इसके नीचे कंपास रखा हुआ था, ये कंपास वाला नॉर्थ है, कंपास का नॉर्थ, कंपास का साउथ, तो कंपास का नॉर्थ किधर को डिफ्लेक्ट होगा, टुवर्ड्स द वेस्ट, वेस्ट की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ, इस तरफ आएगा वो। तो नॉर्थ अगर करंट ऐसे भी चल रही हो ना, ऐसे भी चल रही है, तो भी आप उसे मान लो कि करंट मेरी जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को। अगर करंट साउथ से नॉर्थ की तरफ को जा रही है और तार रखा है कंपास के ऊपर, तो वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट होगी। तो आपको वेस्ट देख लोगे कि नॉर्थ की तरफ को अगर मेरा मुंह हो, तो दाहिने हाथ की तरफ को, राइट हैंड साइड की तरफ को ईस्ट होगा, और इधर के लेफ्ट हैंड की तरफ को क्या होगा, वेस्ट होगा। तो किधर को जाएगी, वेस्ट की तरफ को जाएगी। दूसरी चीज, अब देखो स्नो रूल से हम कुछ काम की बातें निकालेंगे। यह है मेरा स्नो रूल में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि अगर धारा साउथ से नॉर्थ जा रही हो और वायर बच्चे क्या रखा हो, प्लेस्ड ओवर द कंपास, वायर इज प्लेस्ड ओवर द कंपास, तो नॉर्थ पोल ऑफ कंपास विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। अब मुझे लग रहा है कि 2 बार मैंने बता दिया है, अब आपको हो क्लियर। अगर मैं इसमें उल्टा कर दूं, अगर बच्चे में काम करूं कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई एक काम करते हैं, अगर मैं करंट साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ फ्लो कराना शुरू कर दूं, मान लो इस बार मैं अगर ऐसे करूं, यहां देखो, इस बार बच्चे मैंने क्या किया, करंट को बच्चे मैंने फ्लो करा रहा हूं नॉर्थ से साउथ की तरफ को। तो जो इसके नीचे कंपास रखी है, उस कंपास का नॉर्थ पोल किस तरफ को डिफ्लेक्ट होगा, आपको पता है इस बार किधर को जाएगा, वो ईस्ट की तरफ को। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि स्नो रूल में अगर मैं एक चीज को पलट दूं, करंट अब साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ जाना शुरू कर दे। पहले क्या था, साउथ से नॉर्थ, इस बार जा रही है नॉर्थ से साउथ, तो क्या होगा, और वायर कहां रखा है, कंपास के ऊपर ही रखा है, तो अब किधर को डिफ्लेक्ट होगा बच्चे, नॉर्थ पोल।
अब नॉर्थ पोल किधर को डिफ्लेक्ट होगा, कंपास का ईस्ट की तरफ को। तो अगर आपने यहाँ पे देखो एक चेंज किया, बड़े ध्यान समझना, अगर आप यहाँ पे एक चेंज कर रहे हैं, अब आप करंट को साउथ से नॉर्थ की बजाय नॉर्थ से साउथ की तरफ को फ्लो करा रहे हैं, तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ साउथ की तरफ हो जाएगी, और ओ का मतलब क्या है कि वायर अभी भी क्या रखा है, ओवर द कंपास, तो अब जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किस तरफ को आएगा, ईस्ट की तरफ को। तो बहुत सारे बच्चे कई बार कहते हैं जी हमारी किताब में जो बना है उसमें करंट ऊपर को जा रही है, हमारी में तो वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं जी हमारी किताब में तो बता रहा है कि डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ को होगा, आप कह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ को होगा। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी बुक आपकी स्कूल में रेफर की जा रही है, उस बुक में करंट अगर आपकी जा रही है बच्चे साउथ से नॉर्थ की तरफ को, तो किधर को आएगा डिफ्लेक्शन, वेस्ट की तरफ। अगर मान लो करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ को, अगर करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ को है, तो फिर डिफ्लेक्शन किधर को हो जाएगा, ईस्ट की तरफ। तो स्नो रूल में जैसे ही एक चीज पलट जाएगी तो तुरंत मामला हम क्या कर देंगे, पलटते ही हम मामले क्या करेंगे, हम डायरेक्शन को भी पलट देंगे, एक डायरेक्शन को। अच्छा, ये आ गया हमारा, दो चीज हो गई। एक हमारा क्या स्नो रूल बना था, रूल तो एक ही है, बस हमने क्या देखा, अगर इसमें हम इसे पलट देंगे तो डायरेक्शन भी पलट गई। अब देखो इसमें एक तीसरा केस देखते हैं हम। तीसरा हमारा क्या था बच्चे, स्नो रूल। मैं फिर से क्या कर रहा हूं, करंट फ्लो कराऊंगा साउथ से नॉर्थ, करंट साउथ से नॉर्थ ही जाएगी, लेकिन बच्चे इस बार क्या होगा, वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास। इस बार बच्चे मैंने क्या करा, कंपास को ऊपर रख दिया। इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने ऐसे किया, देखो ये पहले मैं क्या कर रहा था कि हमेशा कंपास नीचे थी, तार था ऊपर। अब मैंने क्या किया कि वायर नीचे ले आया मैं, वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास। यानी स्लो रूल में मैंने क्या किया, एस एन, करंट तो साउथ से नॉर्थ ही जा रही है, लेकिन ओवर की जगह मैंने वायर को रख दिया बिलो द कंपास, बिलो द कंपास। अब क्या होगा, एक चीज आपने चेंज की तो फिर से डायरेक्शन बदल जाएगी, तो करंट किधर, नॉर्थ पोल किधर को डिफ्लेक्ट होगा, ईस्ट की तरफ को, ईस्ट की तरफ। बात समझ रहे हो, बात ध्यान समझना। इस स्नो रूल में मैंने पहले एक बार चेंज क्या किया, करंट साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ साउथ की, तो यहां पर भी क्या बन गया, वेस्ट का ईस्ट बन गया। इस बार मैंने साउथ से नॉर्थ करंट को सेम रखा, लेकिन इस बार मैंने वायर ऊपर नहीं रखा, प्लेस्ड ओवर नहीं, प्लेस्ड इज बिलो द कंपास। इस बार मैंने क्या किया कि वायर को रखा नीचे, कंपास रखा ऊपर, तो फिर से डिफ्लेक्शन कहां दिखाई देगा आपको, ईस्ट में। यानी स्नो रूल में यहां पर एक चेंज करेंगे तो डायरेक्शन में एक चेंज आ जाएगा, या आपने अपने बच्चे क्या किया कि इस ओवर की जगह बिलो कर दिया तो फिर से एक चेंज आ गया। तो ये हमारा हो गया तीसरा केस कि वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास, देन the north pole of compass, the north pole of compass will deflect towards the east। बात समझ में आई यहां तक की, तीन बात हो गई। अब मैं चौथी चीज आपसे पूछूंगा, ये वाली देखो, हम पढ़ रहे थे अब तक स्नो रूल। अब मैं क्या करूंगा कि करंट भी नॉर्थ से साउथ पास करा रहा हूं, करंट जा रही है नॉर्थ से साउथ, और वायर भी क्या रखा है, वायर इज प्लेस्ड बिलो द कंपास। अब मैंने दो चेंज कर दिए यहां पे, ध्यान समझना, करंट को नॉर्थ से साउथ पास करा रहा हूं और वायर भी कहां पर रखा बच्चे, बिलो। अब बताओ किधर को डिफ्लेक्शन आएगा, अब डिफ्लेक्शन किस तरफ आएगा, अब डिफ्लेक्शन किस तरफ आएगा। पप्पूलाल जाट जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया हमें एकदम। हमने क्या किया, करंट को हम पास करा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ को, और वायर जो है कंपास के नीचे रखा हुआ है। अब क्या होगा, अभिषेक का एक आंसर सही है, गोपाल गलत। देखो बच्चे मैंने एक चेंज तो यहां पे किया नॉर्थ साउथ, तो आपको पता है कि एक चेंज करते यहां पे बदल जाएगा, वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा, पर मैंने एक चेंज और किया, ओवर से बिलो भी कर दिया, तो फिर से क्या बन जाएगा, वेस्ट ही बन जाएगा। अगर दो चेंज करेंगे फिर डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। एक चेंज करो, करंट की डायरेक्शन पलट दोगे तो आपको डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन बदलते ही डिफ्लेक्शन भी चेंज। तो मान लो पहले साउथ से नॉर्थ था तो वेस्ट की तरफ था, नॉर्थ साउथ करा तो ईस्ट हो गया। तो अगर आपने करंट की डायरेक्शन में चेंज किया तो एक चेंज करोगे तो डायरेक्शन में एक चेंज आया। अगर मान लो आपने दो चेंज कर दिए, करंट भी क्या किया, साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ साउथ कर दिया, और वायर भी ओवर नहीं रखा, बिलो रख दिया, तो जब अगर दो चेंज करेंगे तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा, वेस्ट का वेस्ट ही बना रहेगा। आ रही बात समझ में। हालांकि ये जो है स्नो रूल इतना फेमस नहीं है, ना इसका हम इतना यूज करते हैं,
पर लेकिन ये कई बार बच्चे पूछते हैं कि स्नो रूल क्या है, फिर बाद में आके परेशान करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इस स्नो रूल हमारे से क्या कहता है। अब हम केवल इस अकेले स्नो रूल की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्नो रूल की, ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, बाकी जो चेंज होने से क्या क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। चलो एक मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर बच्चे मैं आपसे बोलूं कि करंट पास कर रही है नॉर्थ से साउथ और वह रखा ओवर द कंपास, तो आप मुझे बताओ कि डिफ्लेक्शन जो होगा कंपास का वो किस तरफ को शो होगा, ये बताओ। करंट अगर नॉर्थ से साउथ पास हो रही हो और वायर रखा है ओवर द कंपास, तो इस बार आप बताएंगे आपको क्या लगता है क्या होगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा कि वेस्ट आएगा। पप्पूलाल जाट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं हमें। अरे बाकी कहाँ सुस्ती में छाए हुए हो तुम। यस देखो, आपने बच्चे केवल एक चेंज किया, करंट को साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ साउथ की तरफ फ्लो कराया, ओवर का ओवर जरूर लिखा हुआ है, यानी कि अब एक चेंज आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा। उन्होंने वेस्ट लिखा उनका गलत है, ईस्ट वालों का सही है। अगर आप एक ही चेंज तो कर रहे हैं, देखो स्नो रूल में आपने एक चेंज किया, करंट को साउथ से नॉर्थ की जगह नॉर्थ से साउथ फ्लो कराया, नॉर्थ से साउथ, और यहाँ पे बच्चे आपने क्या रखा, वायर को ऊपर ही रखा है भी, तो अगर आप एक चेंज करेंगे तो फिर एक चेंज आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NSOE, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। अब ईस्ट, बस समझ आई, जिनका ईस्ट है उन सबका सही है, बाकी सबका गलत है। हाँ अगर मैं आपसे कह देता कि करंट भी फ्लो करेगी नॉर्थ से साउथ और वायर भी रखेंगे बिलो, किसके, कंपास के बिलो, तो फिर दो चेंज करने पर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, फिर सेम रहेगा। ठीक है, फौजदार का भी सही है। ओके अच्छा, ये जो था हमारे पास में कि एक तार में करंट है, करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ को, और जो इसके नीचे कंपास रखा है वो वेस्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट करेगा। ये स्नो रूल जो हुआ ये इतना लोगों को बढ़िया नहीं लगा, उन्होंने कहा कि यार ये तो रट्टेबाजी सी टाइप की चीजें हैं कि साउथ से नॉर्थ फिर ऊपर है कि नीचे, इतना ड्रामा करना पड़ रहा है। तो इसे हटा के एक नया रूल आया, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि अगर तार में करंट फ्लो कर रही है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और उसकी डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए। तो हमने एक तो स्नो रूल बनाया, इसे हटा दिया। एक वैसे एम्पेयर स्विमिंग रूल भी है, एम्पेयर स्विमिंग रूल ये है, वो ये कहता है आपसे कि मान लो कि अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही है तो आप ऐसे अज्यूम करो कि कोई स्विमर है, वो ऐसे स्विम कर रहा है, ऐसे तैर रहा है कि करंट उसके पैर में से घुसे और सर की तरफ को निकले। तो मान लो कि आप ऐसे अज्यूम कर लो कि इधर इधर इसका सर है और इधर इसके पैर है, ये पैर हो गए इसके। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी तार में करंट फ्लो करे तो आप सोचो कि वो करंट ऐसे फ्लो कर रही है कि स्विमर के पैर की तरफ से करंट घुस रही है और सर की तरफ से बाहर निकल रही है। इस केस में जो डिफ्लेक्शन होगा ना, जो कंपास इसके नीचे रखा है वो लेफ्ट की तरफ को करेगा, लेफ्ट की तरफ को, यानी वही वाली बात बता दी जो स्नो रूल में थी कि करंट साउथ से नॉर्थ जा रही है तो डिफ्लेक्शन की तरफ को होगा, वेस्ट की तरफ को। और वेस्ट हम किधर लेते हैं, लेफ्ट साइड में तो लेते हैं अगर आपका मुंह नॉर्थ की तरफ हो। तो ये एम्पियर स्विमिंग लॉ भी कुछ ऐसा खास नहीं है। अब इन सबको हटा के एक आया राइट हैंड रूल, ये हमारे काम का है थोड़ा सा, राइट हैंड रूल। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं है, ये केवल है राइट हैंड रूल। ये हमारी देखो कैसे हेल्प करेगा उसे देखना। देखो ये क्या कह रहे हैं हमारे से, इसे बहुत ध्यान समझेंगे बात को। अरे पहले बताओ कि जो स्नो रूल बताया वो सबको समझ में आया कि नहीं आया है। ऐसे समझने के लिए अपने कोई अगर मान लो स्कूल में पूछने लग जाए टीचर वगैरह कि स्नो रूल क्या है, या कभी इससे कोई क्वेश्चन बना दे जबरदस्ती का, तो कर लोगे नहीं कर लोगे। स्नो लिखेंगे पहले, पहले देख लो अगर स्नो के हिसाब से मामला चल रहा है, करंट साउथ से नॉर्थ भी है, और एक चीज रखना ओवर क्या रखना है, वायर, कंपास नहीं। करंट साउथ से नॉर्थ और करंट और वायर क्या है, ओवर द कंपास, यानी कि वायर कंपास के ऊपर है, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। तो फिर वेस्ट की तरफ को होगा, एक चेंज कर दिया तो ईस्ट की तरफ आ गया, दोनों चेंज कर दिए तो वही का वही हो गया, वो कर लोगे। अभी राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इसे ध्यान से समझना बात को।
ये राइट हैंड थंब रूल कहता है कि भाई अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, क्वेश्चन तो कर लेंगे, डेफिनेशन हिंदी बताओ। डेफिनेशन क्वेश्चन हिंदी में वही है, यदि किसी तार में धारा दक्षिण से उत्तर की तरफ को बह रही हो और तार किसी कंपास के ऊपर रखा हो, तो कंपास का दक्षिणी ध्रुव पश्चिम दिशा की तरफ को विक्षेपित होगा। तो हिंदी में डेफिनेशन में मजा नहीं आता, इंग्लिश में कितना मजा आता है। इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ and wire is placed over the compass, then the north pole of compass will deflect towards west। कितना मजा आ रहा है सुनने में। ये स्नो रूल से साफ साफ दिख रहा है, यहीं से ही डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा इसकी। क्या दिख रहा है साफ साफ कि करंट फ्लो क्या करे साउथ से नॉर्थ, और वायर क्या रखा हो ओवर द कंपास, तो डिफ्लेक्शन किधर को होगा, वेस्ट की तरफ को। हिंदी वाले ऐसे बना लो कि दक्षिण से उत्तर की तरफ को अगर धारा प्रवाहित हो रही हो और तार किसी कंपास के ऊपर रखा हो, तो कंपास का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की तरफ को विक्षेपित होगा। ये गंदी से डेफिनेशन से मजा नहीं आया बिल्कुल भी। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर एक तार में करंट फ्लो कर रही है, तो आप एक काम करो, आप करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखो। अंगूठा, ये जो द्रोणाचार्य ने ले लिया था ना, किससे, क्या नाम था उस लड़के का, एकलव्य से, तो इस अंगूठे को रखो आप करंट की डायरेक्शन में, रख दिया। अब आप क्या करो, आपने करंट को इस करंट की डायरेक्शन में उंगली रख दी और पूरा हाथ खोल लो। अब इस उंगली को कर्ल करो, कर्ल। तो जैसे आप उंगली को कर्ल करेंगे तो उंगली जैसे जैसे घूमेंगी ना, वैसे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। अब आप खुद देखो, अब मैं इस तार को यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, अब मैं उंगली को कर्ल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इस तरफ से तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घुस रहा है, अंदर अंदर, और इधर से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यानी कि क्या हो रहा है, इस अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे मैंने करंट को डायरेक्शन में अंगूठा किया और ऐसे उंगली को जब मैं कर्ल करूंगा तो मेरी उंगली अंदर नहीं घुस रही, अंदर घुस रही है और इधर से बाहर निकल के आ रही है। यानी कि होगा क्या, अगर आप ऐसे समझें कि अंदर की तरफ उंगली घुसी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर घुस रही है और इस तरफ से बाहर निकल के आ रही है, तो इस तरफ से बाहर निकल के आएंगी। अब मैं कहता हूं इसके लिए एक और बढ़िया काम करते हैं, इसमें कई बार कंफ्यूजन सा पैदा होता है, मजा सा नहीं आता इतना। इसके लिए बहुत सिंपल एक मैं तरीका बताता हूं, इससे भी। एक तार है बच्चे, मान लो कि करंट फ्लो कर रही है, ठीक, इसी तार में सर आपने साउथ इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाया है, मेरे एक भैया के ही साथ के बता रहे हैं। हाँ, मैंने एक बार एक ऑनलाइन कोचिंग होती थी, सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था ये एसएससी वाले फील्ड में, उसका नाम था क्या था कोचिंग का, एसएससी ट्यूब था कि टॉप रैंकर्स था, टॉप रैंकर था शायद। तो उसमें मैंने पढ़ाया था, तो उसमें वो एक बैच लेके आए साउथ इंडियन के लिए इंग्लिश में, और मैंने उसमें इंग्लिश में पढ़ाया। सोच रहे हो, मतलब इंग्लिश का मतलब यह था कि उसमें सब कुछ इंग्लिश में बोलना पड़ता था, ऐसे पढ़ाना पड़ता था उसमें कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राइट हैंड रूल, सपोज वी हैव ए वायर, ये वो ऐसे वैसे। इतना सर दुखता था मेरा उसमें। वो बैच जैसे जैसे खत्म हुआ, मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि चलो इससे छुट्टी हुई, क्योंकि उस बैच को शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले तो मैं सेंटेंस बनाता था दिमाग में कि ये चीज पढ़ानी है बच्चों को, कि अपने हिंदी के तरीके समझाने के तो हमने तरीके बना रखे हैं कि कुछ भी मैंने आपको बता दिया कि मान लो भाई आपको चीज समझानी है मुझे, तो मैं उसको कुछ भी तरीका बना दूं। अब उसी इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाऊं, ये बड़ा खतरनाक काम हो गया। खैर वो खत्म हुआ, जान छूटी हमारी। अब देखो, इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको ना, जो ये आप राइट हैंड रूल सब पढ़ते हैं, इसमें कई बार कंफ्यूजन सा पैदा होता है बच्चों को उंगली कलवल करने में। उसके लिए काम करो, ये हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, और आपको पहले इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी। तो बड़ा आसान है, पता क्या करो, ध्यान सुनना इसे, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा अभी। ये तार में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है ना, उधर रखो अपना अंगूठा, अंगूठा रख दिया, और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उधर कर दो उंगलियों को। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना उधर रखो उंगली, और अब हाथ से धक्का दो, पटैक धक्का दिया आपने, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिली इस पॉइंट पे, अंदर की ओर। और अंदर की ओर डायरेक्शन को बच्चे में ऐसे शो करते हैं क्रॉस लगा के। जब भी आपको क्रॉस दिखाई दे ना, समझ जाना कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को है, अंदर। अच्छा, मान लो अब आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आपने इधर उंगली की, जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना उधर उंगलियां कर लो, अब धक्का दो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, बाहर की तरफ को आएगी।
तो वही तो हमने किया था अभी यहाँ पे भी कि करंट की डायरेक्शन उंगली की और कर्ल कर लो। जब हमने कर्ल किया तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुस रहा था और इधर से बाहर निकल रहा था। उसी चीज को आप धक्के वाले तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही है तो आप एक काम क्या करो, पहले आपको इस इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अंगूठा करो करंट की डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे बच्चे क्या चाहिए आपको, इस पॉइंट पे चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इधर उंगली करो जिस पॉइंट पे चाहिए और हाथ से ऐसे पुश करो, धक्का दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर। अंदर के लिए हम बनाते हैं क्रॉस, इधर निकालना है, अंगूठा किया, इधर उंगली करी, पुश किया, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आ गई, बाहर की ओर। वही कर्ल वाले नियम से पता चला कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर घुसेगा और इस तरफ बाहर आएगा। अब यहां देखते हैं कि यहाँ पे स्नो रूल काम करता भी कि नहीं करता है। देखो अब मान लो कि बच्चे करंट आपकी जा रही है साउथ से नॉर्थ, ये करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ। अब इसके ये मान लो कि करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, ठीक, एक करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ, ये ऐसे बना देता हूं मैं आपको समझाने के लिए। ये करंट आपकी गई साउथ से नॉर्थ की तरफ को और इसके ठीक नीचे कंपास रखी है, तो कंपास किधर को डिफ्लेक्ट करेगी, वेस्ट साइड की तरफ को। उसे चेक कर लेते हैं एक बार हम इससे। आपने आप अंगूठा रखा, उंगली को कर्ल करा, तो देखो जो ठीक नीचे वाला पॉइंट देखना, आप उंगली को कर्ल करा तो ठीक नीचे वाले जो, जब उंगली आप कर्ल करते हो ऐसे लेके जाओगे तो ठीक नीचे कंपास होगी, उसे बच्चा फोर्स किधर को लगेगा, यहां से देखो इस तरफ को लगेगा, नहीं लगेगा भाई, उंगली मुड़ती 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 ऐसे ही तो मुड़ेंगी और फिर ऐसे ऊपर की तरफ को आएंगी। तो जो नीचे ठीक रखा होगा वो किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो राइट हैंड थंब रूल बढ़िया है, स्नो रूल को हम भूल जाते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रही है तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो और उंगलियों से कर्ल करो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ को घुस रहा है, फिर पीछे की तरफ को जा रहा है और फिर ऐसे जाके 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 फिर वापस वहीं पे आ रहा है, यानी कि सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो अगर किसी तार में करंट है तो उसके चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको, सर्कुलर टाइप का। इसका आपने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, आपकी बुक में होगा, जैसे आपने कार्डबोर्ड लिया है और इसमें आपने बच्चे मान लो कि यहाँ पे एक तार इसके आर पार गुजार दिया और इसे आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे करंट ने चलना शुरू किया, ये करंट चल रही है और आपने क्या किया, जब करंट चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर ही होगा। कैसे पता चलेगा, आप इसके ऊपर कुछ आयरन फाइलिंग्स डाल दो, लोहे का चूर्ण डाल दो, तो जो चूर्ण होगा ना वो सारा का सारा सर्कुलर शेप में एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सर्कुलर टाइप का। तो सारा का सारा जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो सर्कुलर शेप में सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें ये अभी तक पता चल गया है कि अगर किसी तार में करंट है, अगर किसी वायर के अंदर करंट है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से कि करंट की डायरेक्शन में अपना अंगूठा पुट करो, उंगलियों को कर्ल करो, तो उंगली जैसे आप कर्ल करेंगे इस वाले पॉइंट पर इधर की तरफ को, इस वाले पॉइंट पे इधर को, इस वाले पॉइंट पे इधर 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 इधर, तो यानी कि आपको जैसे जैसे आपकी उंगलियां कर्ल होंगी वैसे वैसे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सर्कुलर टाइप का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करो, आप एक टेंजेंट खींच दो, ठीक, यहाँ पे निकालनी है तो टेंजेंट खींच दो, यहाँ पे निकालनी है टेंजेंट खींच दो, तो टेंजेंट से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो ये तार में करंट ऐसे जा रही है, ऐसे गई, इसके साथ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ, सर्कुलर, जो ठीक नीचे वाला पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो ना भाई, ये ऐसे चल रही है ना, ऐसे ऐसे चल रही है, तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींच दो आप। टेंजेंट खींचनी आती है कि नहीं आती है? इस वाले जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे चल रहा है, मान लो इस पॉइंट पे ये होगी टेंजेंट, इस पॉइंट पे ये, इस पे ये, इस पे ये, तो ऐसे ही करंट जा रही थी ऊपर की तरफ को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनी ये, तो इस पॉइंट पे निकालनी है, इस वाले पॉइंट पे इधर की तरफ को आ जाएगी। अरे क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे पहले आप एक बार, या दोबारा बताऊं, बात को समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, यदि धारा की दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रख लिया जाए तो उंगलियों को फेरने पर उंगलियों को घुमा, उंगलियां जिस दिशा में घूमेंगी वही दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी किसी तार के चारों तरफ कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बात आई कि नहीं आई समझे, पहले बताओ जल्दी फटाफट। अच्छा, अगर मान लो हम करंट की वजह डायरेक्शन बदल देंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। मान लो कि आपने करंट अब ऊपर की जगह नीचे की तरफ को जा रही है, अब देखो फिर से आप अंगूठा ऐसे रखो और ऐसे उंगलियां कर्ल करो, अब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को घुस रहा है
और इधर से बाहर निकल रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है, इस तरफ उल्टा हो गया बच्चे, इस तरफ क्या हो रहा है, इधर से अंदर की तरफ घुस रहा है, इधर से अंदर की तरफ घुसेगा, इसे आपने किया ऐसे, और ऐसे देखो इधर से अंदर की तरफ घुस रहा है और इधर से बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर की तरफ। तो इस बार अलग डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो पहले क्या था, पहले इधर से अंदर की तरफ घुस रहा था, इधर से बाहर की तरफ निकल रहा था, इस बार इधर से अंदर की तरफ घुसेगा और इधर से बाहर की तरफ निकलेगा। इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। अगर ऐसा समझ में ना आए ना पेपर में, तो एक काम करना, तुरंत बोलना कि भाई सर्कुलर वाला बाद में देखेंगे। आप यहाँ करंट जा रही है, इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इधर उंगली कर लो, हाथ से धक्का दो, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। अब इधर उंगली करो, इधर अंगूठा कर लो, ये अंगूठा, और इस पॉइंट पर निकालना है, तो इधर कहाँ को दिखा रहा है, बाहर की तरफ को। पहले उल्टा था, देखो पहले इस तरफ अंदर जा रहा था, इस तरफ बाहर निकल रहा था, इस बार अंदर जा रहा है इधर को, इधर से बाहर को निकल रहा है, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा पहले वाले से। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। और दूसरा, अगर कभी आपसे कोई ये पूछे ना कि जैसे कई बार टीचर ऐसा पूछ लेते हैं, एक तार है पी क्यू, और इस तार में आपसे पूछ ले कि भाई ये बताओ, इस तार में करंट जा रही है ये पी से क्यू की तरफ को, तो इस पॉइंट पर बताओ, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप कैसे बताएंगे, उस समय मेरे हथेली वाला नियम अप्लाई करना, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना, टीचर ने आपसे ए पॉइंट की बात की कि ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आपने अंगूठा रखा करंट की डायरेक्शन में, ए पॉइंट पे गया तो वहां पे उंगली रख लो और हाथ से धक्का दो, तो ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चे, अंदर की ओर। और अंदर के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, अंदर हो जाएगी। ऐसे अगर आपसे टीचर पूछ लेगी भाई एक काम करो, ये तार है ए बी, इसमें करंट फ्लो कर रही है बी से ए की तरफ को, आप इस एक्स पॉइंट पे बताओ करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप फिर से क्या करेंगे, इस पॉइंट पे बताना है, आप यहाँ पे अंगूठा रखेंगे, इस पॉइंट पे बताना, इधर उंगली रखो, हाथ से धक्का दो, तो यहाँ भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर हो गई, अंदर के लिए सॉरी क्रॉस बनेगा। ठीक है, ऐसे मान लो कि टीचर ने आपसे कहा कि भाई एक चीज बताओ, ये है हमारे पास और ये करंट फ्लो कर रही है ए से बी की ओर, तो इस वाले पॉइंट पे बताओ जेड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। आप क्या करेंगे, फिर से करंट फ्लो कराएंगे, अंगूठा रखेंगे इधर, ठीक है, अच्छा आपने अंगूठा रखना है इधर की तरफ, इधर अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे बताना है, तो करंट अंगूठा रखा है इधर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना, उधर उंगली रखी, हाथ से धक्का दिया, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। आ रही बात समझ में सभी को, अरे हाँ या ना, बताओ, बाहर की तरफ बिल्कुल से लिखा वर्ते गुप्ता ने। अब एक मैं चाह रहा हूं कि आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक तार है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आउटवर्ड, बाहर की ओर, जैसे मान लो कि तार ये है मेरा, ये तार है, अब तो मैं तार ऐसे रख रहा था, ऐसे ऐसे करंट जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे, इस बार मैं ऐसे निकाल रहा हूं बाहर की तरफ, ये मेरा एक तार है ऐसे, और इस तार में करंट जा रही है ऐसे बाहर की तरफ, बोर्ड से ऐसे निकल के आ रही है ऐसे। तो मुझे बताओ कि इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। करंट जो है बच्चे बाहर की तरफ आ रही है, करंट आ रही है बाहर की तरफ ऐसे, बाहर की तरफ, तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप देखेंगे, अब करंट आ रही है बच्चे बाहर की तरफ, इधर अंगूठा रखेंगे, इधर हथेली, तो हथेली की तरफ करेंगे, यानी कि डायरेक्शन क्या आएगी, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगी डाउनवर्ड। ठीक है, अगर मैं उल्टा पूछता तो क्या आती, इधर आती ऊपर की तरफ, तो इधर इनसाइड इधर आउटसाइड, वो आप समझ ही गए होंगे। तो ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं धक्के वाले तरीके से, नहीं तो बाकी आप वो भी कर सकते हैं, इधर उंगली रखी इधर कल करेंगे तो उंगली अंदर की तरफ घुस रही है, यहाँ पर आप यहाँ पे भी कर सकते हैं इसी चीज को, यहाँ पे अंगूठा रखा, ऐसे उंगली कर्ल करी, पर कर्ल से बढ़िया है कि धक्का ही दे लो, तो वो ज्यादा आसान सा लगता है कर्ल करने की अपेक्षा। तो कर्ल करने की बजाय उंगलियों को क्या करेंगे, जिधर को करंट है उधर उंगली रखी, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे उंगली रख के धक्का दो, तो उससे ज्यादा आसानी से आप चीज को समझ जाओगे। कल करने वाले में कई बार थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जाता है, तो
ये करंट की डायरेक्शन है, इधर ये रखा, जिस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उधर उंगली रख के हाथ से पुश कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपसे चाहूंगा एक नई चीज, अब मैं एक ले रहा हूं यहां पर, देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, किसी धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखो अभी तक आपको केवल ये पता चला है कि अगर किसी तार में करंट है, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर टाइप से का होगा। उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए तो आप पुश करने वाला तरीका निकाल लो, या उंगलियों को कर्ल कर देना, इधर से उंगली अंदर घुसी तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, इधर से बाहर निकली तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ को, वो आप कर लेंगे। लेकिन वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? वो कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर किसी तार में करंट है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगा, पर वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? तो उसके लिए आपको बताता हूं मैं। देखो जैसे आपके पास में ये तार है और इस तार में करंट फ्लो कर रही है, ये मैंने माना है आई करंट फ्लो कर रही है, तो पूरे तार में आई करंट जा रही होगी। आप इसका एक छोटा सा पार्ट ले लो, मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ये मान लो मैंने छोटा सा एक हिस्सा ले लिया, इसकी लंबाई है डेल्टा एल। तो अगर किसी छोटे से हिस्से में करंट फ्लो कर रही हो तो सब बच्चे बोलते हैं करंट एलिमेंट। यानी करंट एलिमेंट का मतलब होता है करंट किसी छोटे से पार्ट में। तो यहां पे मैं ये नहीं पता कर रहा कि करंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, नहीं, करंट एलिमेंट की वजह से, यानी धारावाही अवयव एक छोटे से हिस्से में अगर करंट फ्लो कर रही हो तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। तो मेरे पास में एक तार है, इस तार में करंट फ्लो कर रही है, मैंने इसका एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया। करंट एलिमेंट का मतलब है कि करंट इनटू जो उसकी लंबाई बनेगी तार की। तो करंट एलिमेंट में करंट तो है ही है, धारावाही अवयव का मतलब होता है करंट और साथ में जो उस एलिमेंट की लंबाई, ये होता है करंट एलिमेंट आई डेल्टा एल। तो डेल्टा का मतलब होता है बहुत ही छोटा हिस्सा। तो मैंने क्या किया, एक वायर में करंट थी आई, इसका एक छोटा सा पार्ट लिया। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि इस छोटे से पार्ट की वजह से इस पॉइंट पी पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस पॉइंट पी पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। और यहां पे मैंने क्या किया, जो करंट एलिमेंट है मेरा, इसे मैं येलो से बना देता हूं, एक करंट मैं यहां पे लिख देता हूं। ये आई बच्चे करंट जो एलिमेंट है और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और जो इस करंट एलिमेंट से जो दूरी है वो है आर। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा इधर बना देता हूं इसे। ये मेरे पास में एक तार में करंट फ्लो कर रही है आई, इसका मैंने छोटा सा पार्ट लिया डेल्टा एल, और कितनी करंट फ्लो कर रही है बच्चे इसके अंदर, आई करंट फ्लो कर रही है। अब इस करंट एलिमेंट से पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस दूर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस करंट एलिमेंट और ये जो बच्चे डिस्टेंस है इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक, अब यहां बड़े ध्यान से समझना बात को। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो छोटा सा ही तो होगा, छोटा सा एलिमेंट लिया आपने, तो उससे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा बी। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं। तो बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा ना, एक तो समानुपाती होगा प्रोपोर्शनल का करंट के मैग्नीट्यूड के, धारा के परिमाण के, यानी जितनी ज्यादा करंट होगी इस एलिमेंट में, इस पॉइंट पर उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो अगर मान लो कोई छोटा सा एलिमेंट लिया आपने और उसमें करंट फ्लो कर रही है, तो किसी एलिमेंट में करंट फ्लो करने से उसके आसपास किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इस बात पे 100% डिपेंड करेगा, इस बात पे 100% वो निर्भर करेगा कि तार में करंट कितनी है, 1 एम्पियर है कि 50 एम्पियर है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। आप कहेंगे तो बड़ा आसान है, तो सबको पता है। दूसरा एक चीज आपको बच्चे क्या ध्यान रखनी है इसमें, कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इस एलिमेंट की, करंट एलिमेंट की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंट की लंबाई कितनी है। भाई ज्यादा लंबा अगर
है एलिमेंट उसमें करंट जो फ्लो कर रही है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ज्यादा छोटा है तो बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तीसरा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा, इस बात के समानुपाती होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पॉइंट पी। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के। यहाँ पे थीटा यहाँ पे करंट एलिमेंट और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच की जो दूरी है उसके बीच का एंगल है। यानी साइन थीटा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग, साइन थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम। इसका बहुत बढ़िया हम एग्जांपल देखेंगे आगे चल के, वो ये कि अगर मैं आपसे कह दूं कि एक तार है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो इस तार के एक्सिस पर इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आप तुरंत कह देंगे सर मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सिस पर 0। मैं कहूंगा जी क्यों? आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। अब आपने क्या किया कि जैसे आपने करंट फ्लो की, मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया डेल्टा एल, तो जो करंट एलिमेंट है ये और जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में तो एंगल 0 बना और साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है। भाई यहाँ पे देखो ये करंट एलिमेंट है, पॉइंट है, तो इनके बीच में कुछ एंगल है। अगर मैं इसे ऐसे करते 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 पॉइंट पी को यहाँ ले आऊंगा तो एंगल तो थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो यानी कि अगर किसी तार में करंट फ्लो कर रहा है तो उस तार के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो शून्य आएगा वो। तो मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा करंट स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, लंबाई जितनी ज्यादा होगी करंट एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग, जितना साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग। साइन थीटा अगर छोटा होगा, अगर एंगल छोटा होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर होगा। अगर थीटा की वैल्यू आपने करते करते 0 ही कर दी तो जो बिल्कुल इसके एक्सिस पे होंगे पॉइंट उन पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाएगा 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर आपने 0 कर दी तो साइन 0 आपको पता होना चाहिए कि 0 होता है। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी के स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी अगर ये पॉइंट पी ज्यादा दूर है तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर ये नजदीक है दूरी कम तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, दूरी ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड कम। ये आपको वैसे ही पता ही है कि तार में करंट यहां चल रही है और आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं अमेरिका में तो 0 ही आएगा क्योंकि वो दूरी बहुत ज्यादा हो गई। तार में करंट यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड ठीक इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बहुत ही नजदीक वाले पॉइंट पे। तो अगर किसी तार में करंट है तो अगर आपको उसके आसपास किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट नजदीक है कि दूर है। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उस पॉइंट से अगर हम एक लाइन करंट एलिमेंट से जोड़ दें तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल अगर बच्चे जितना छोटा होगा तो साइन थीटा की वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना कमजोर आएगा। दूसरा, करंट एलिमेंट में जितनी ज्यादा करंट फ्लो कर रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अगर मैं इन सबको कंबाइंड कर दूं तो आपका बन जाएगा कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आ जाएगा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किसके समानुपाती है? करंट के। करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, करंट एलिमेंट की लेंथ ज्यादा करंट स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। साइन थीटा की वैल्यू बड़ी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बड़ी, साइन थीटा की वैल्यू छोटी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी छोटी। दूरी ज्यादा करंट कम, दूरी कम करंट ज्यादा। आ रही बात समझ में? दूसरी चीज आपको एक बात और पता होगी, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मैं यहाँ पे के लिख देता हूं के, तो आपको क्या बन गए आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब थोड़ी सी बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो इस कांस्टेंट को आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पर मेरा इंटरेस्ट अभी फिलहाल आपकी क्लास में इतने ही फॉर्मूले पे है, तो आपकी क्लास में 10th क्लास में केवल ये पूछ लेता है आपसे वो कि एक तार में करंट फ्लो कर रही है उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आप बोलेंगे उसकी डिस्टेंस क्या है, उस तार में कितनी ज्यादा करंट फ्लो कर रही है, और जो करंट एलिमेंट है और जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है। तो एंगल ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, एंगल कम तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम। दूसरी चीज आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हुआ वो हमने क्या पढ़ा, कांस्टेंट आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मेरे से किसी ने कहा कि तार में करंट फ्लो हो रही है तो इस तार के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि करंट एलिमेंट ये है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट एलिमेंट ये और पॉइंट ये, तो इनके बीच में एंगल कितना 0, साइन 0 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सिस पर 0। अरे बात समझ में? अरे हाँ या ना? अंकित क्या कह रहे हैं बता दीजिए, पियर्सन भी दिया था, क्या बताऊं भाई, ये तो बताओ क्या बताना है।
पहले बताओ कि बताना क्या है। पियर्सन ने तो, मैं जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर मत करना उससे, उसमें सारे के सारे 12th वाले टॉपिक ले रखे हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में। पियर्सन जो है ना आईआईटी फाउंडेशन की, बता देंगे। 4000 पहले तो खत्म होने दे भाई। म्यू नोट अपॉन 4 पाई बताना हो तो ये बताओ, ये कांस्टेंट है म्यू नोट, इसे बोलते हैं म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। पर आपसे शायद ही कोई पूछेगा इसे स्कूल में भी, ठीक है। इस म्यू नोट को क्या बोलते हैं, म्यू नोट को हम बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता, इसे कहते हैं हिंदी में निर्वात की चुंबकशीलता, पर इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। आपको बस ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, करंट पर, डिस्टेंस पर, एंगल पर, ये सारी बातें याद रखनी है। एनटीएससी में आता है, एनटीएससी का थोड़ी ना पढ़ा रहे भाई हम, जहां पे तुम एनटीएससी का पढ़ रहे हो उनसे पढ़ना, फिर एनटीएससी का बैच थोड़ी ना है ये तो 10th का बोर्ड का एग्जाम का है ये। अब तुम्हारे एनटीएससी में पता नहीं क्या क्या आता है, थोड़ा ना कि हमें तुम एनटीएससी का भी 10th का बोर्ड का भी दोनों का ही जितना हो सकता है मैं तो उससे ज्यादा ही बता रहा हूँ। और इस जो मैंने आपको बच्चे बताए कि मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगा अगर किसी तार में करंट है, के आई डेल्टा साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसे हम बोलते हैं बायो सेवर्ट लॉ, इसे बायो सेवर्ट लॉ भी कहा जाता है, इसे बायो सेवर्ट का नियम। बताना क्या है तो पूछ, ये कह रहा है बता दीजिए, अरे भाई बता क्या दूं, ये तो बता कि बता क्या दूं, 4 बार एक लाइन लिख दी, बता दीजिए क्या बताना है ये तो बताओ भाई, ये बताओ। या मुझे सपना आ रहा है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, कह रहा जी बता दो बता दो, अरे क्या बताऊं ये तो बताओ। एक बार भी ये नहीं बताया कि ये बता दो, बस बता दीजिए, एनटीएससी में आता है बता दीजिए, क्या बताऊं भाई, तुम्हारे अंदर घुस जाऊं मैं पेट में, पहले तो बताओ कि जी ये बता दो, तुम्हें समझ में भी आया कि हाँ भाई ये बताना है। अरे बायो सेवर्ट लॉ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक करंट एलिमेंट है, यानी करंट एलिमेंट का मतलब है कि उसके अंदर करंट भी है, उसकी कुछ लंबाई भी है, एक धारा अवयव है, ठीक है। मेरे पास बच्चे एक तार है, इसमें कुछ करंट है और उसकी लंबाई है डेल्टा एल। भाई अब सॉरी सर कह रहा है भाई ये तो बता कि बताना क्या है, इसने ये नहीं बताया अभी तक, कह रहा जी बता दीजिए, पहले ये तो बता भाई क्या बता दूं, ये तो इसने एक बार भी नहीं बताया कि बता दीजिए, ये नहीं बताया कि ये बताओ। कभी सॉरी लिख रहा है, कभी कह रहा बता दीजिए, कभी कह रहा एनटीएससी में आता है, ये नहीं बताया कि जी ये बताना है। अब देखो बच्चे हमारे पास एक करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट को ना समझ गए, करंट भी है और उसकी लंबाई क्या है डेल्टा एल, लंबाई डेल्टा एल है। तो आप मुझे बताओ कि इससे मुझे एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो पॉइंट जो बच्चे से आर डिस्टेंस पे है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि अगर किसी करंट एलिमेंट से किसी पॉइंट के डिस्टेंस पहले से डबल कर दें, अगर दूरी डबल कर देंगे तो उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले से कितने टाइम्स कितने गुना हो जाएगा, कितने टाइम्स कितने गुना हो जाएगा। उसका एप्लीकेशन सर्कुलर वाला कह रहे हो कि सर्कुलर कोइल वाला, वो तो आएगा आगे चल के अभी, कि सर्कुलर कोइल में अगर करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अब वो तो आएगा अभी। अगर बच्चे डिस्टेंस हम डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे पहले से कितना रह जाएगा। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे 4 गुना कह रहा रचित तू, 4 गुना नहीं 1/4 गुना, ये आर स्क्वायर नीचे लिखा ऊपर नहीं लिखा है। अगर डिस्टेंस आपने डबल कर दी तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो 4 तो नीचे आएगा गोपाल भाई, 1/r नहीं है 1/r स्क्वायर है। तो डेल्टा बी जो होता है वो क्या हो गया बच्चे 1/r स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपने डबल की, डबल का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 नीचे आएगा तो 1 तो ऊपर लिखा ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले से 1/4 हो जाएगा, जितना चुंबकीय क्षेत्र पहले था उसका 1/4, पहले से 1/4 गुना।
ठीक है। ये आपसे कह सकता है कि करंट अगर पहले से दुगुनी कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड दुगुना हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। अब जो ये कह रहा है सर्कुलर कोइल वाला, एक अब ये पढ़ेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल, हिंदी में लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, जैसे मेरे पास एक सर्कल ले लेता हूं मैं यहां पे, और इसमें मान लो बच्चे करंट फ्लो कर रही है, करंट, और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टाइम हो गया। अच्छा चलो, तो अगली क्लास में क्या करेंगे, हमने जो बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ा है ना, इस बायो-सैवर्ट लॉ की एक एप्लीकेशन है। जैसे भी हमने पढ़ा कि एक तार में करंट है तो उसके आसपास किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमने पढ़ा। तो उसी में हम क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे सर्कुलर कोइल में। यहाँ पे इसके हम छोटे टुकड़े करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा कैसे निकालते हैं इसमें, उसकी एक एप्लीकेशन भी हम देख लेंगे कि अगर सर्कुलर कोइल है तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो उसकी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड किस बात पर डिपेंड करता है, ये अगली क्लास में हम देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर। अभी मिलेंगे हम मंडे को। ये तो हम करेंगे, ये तो पिछली बार भी कराया था मैंने 10th क्लास में, ये वाला तो कराना ही था मुझे, सर्कुलर कोइल वाला। ठीक है, चलो भैया मिलते हैं। आज हो गया 2 3 4 वगैरह सर आपको अरे दुख ही नहीं क्या, तो पूरा क्लियरली बताता नहीं, कह रहा जी बता दीजिए। मुझे क्या थोड़ा ना पता है कि तूने कभी 4 दिन पहले क्वेश्चन भेजा था तो उसकी बात कर रहा है कि आज की किसी चीज की बात कर रहा है, तो ढंग से लिखना तो पड़ेगा ना कि भाई बता दो। अब मुझे ये नहीं पता कि बता दीजिए, हर बार ये लिख रहा है बता दीजिए, सॉरी एनटीएससी में आता है, भाई क्या बता दूं, ये तो बता, मुझे थोड़ा ना पता तेरे मन में क्या चल रहा है। या अकेले मैं तेरे से बात करता हूँ, मेरे पास तो 500 बच्चों के मैसेज आते हैं सुबह शाम तक, अब मैं किसी के पढ़ पाता हूँ किसी के नहीं, अब कैसे बताऊँ मैं। कह रहा जी बता दीजिए, भाई कोई बताएगा सर मैंने वो क्वेश्चन भेजा था आपको, उस वो वाला भी बताओगे कि नहीं बताओगे, तो मेरे कुछ याद भी आए। या बोलो कि सर वो सर्कुलर वाला एक हिंट दे दो, सर्कुलर वाला बता दो, तो मुझे कुछ याद भी आए। अब तुम कहते बता दीजिए, तुम्हें लगता है कि जैसे कि केवल तुम्हारे से मेरी बात हो रही हो तो मुझे याद भी रहे। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें हम करेंगे ये सर्कुलर कोइल वाला, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है सेंटर पे, हालांकि 10th में नहीं है वो, पर कर लेंगे इसे भी हम। ठीक है, मैंने पिछले साल भी कराया था बच्चों को ये, आपको बता दूंगा। कई बार इसमें 1 2 छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है वो, मैं देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय, टेक केयर।